हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने एटलस एकेडमी चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है 3 दिन हमें 4 दिन मिल गए हैं पेट के एग्ज़ाम के लिए। अब जो पेट की परीक्षा है वो 24 अगस्त को होगी। तो जो 20 तारीख तक हम लोग तैयारी का हम लोगों ने प्लान बनाया हुआ है, तो उसको थोड़ा सा और भी हम लोग क्या करेंगे, कुछ और डिस्कशन के लिए टॉपिक्स बढ़ा लेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग फिर जनरल साइंस के जो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए प्रश्न हैं उनकी फिर से हम लोग एक जो है 30 क्वेश्चनों की एक जो है सीरीज़ लेके आए हैं, और उम्मीद करते हैं ये आपके लिए बहुत ही लाभकारी साबित होंगे। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। उससे पहले एक भाई कोटेशन भी हम लोग ले लेते हैं कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। उसी तरीके के एपीजे अब्दुल कलाम साहब जो है उन्होंने कहा है हमें हिम्मत नहीं हारना चाहिए और ना ही हमें मुश्किलों को हमें पराजित करने की अनुमति देनी चाहिए। मतलब कि अगर हम मुश्किलें हैं उनको अनुमति हम नहीं देंगे तो वो हमें पराजित नहीं कर पाएंगे। इनका जो कहना का आशय है वो यही है कि हम जब तक नहीं चाहेंगे तो हम हार नहीं सकते। हमें हमारे अंदर जिजीविषा है, हमारे अंदर अगर जो है मुश्किलों से लड़ने की ताकत है, हिम्मत है, हौसला है, तो फिर हम भाई सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है, जैसा कि खुद एपीजे अब्दुल कलाम साहब जी ने करके दिखाया है। ठीक है, तो हम लोग जो है इन सब सुविचारों से बहुत ऊर्जावान होते हैं और हमें इन सबसे कहीं ना कहीं अच्छी सीख मिलती है। चलिए हम लोग चलते हैं, आज हमारा जो क्वेश्चन आंसर सेशन है तो उसको शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हम लोग देखिए स्क्रीन पे आपके है कि भाई देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आया है कि समय की इकाई किसे किसे कहते हैं। ठीक है, समय की इकाई क्या है? तो देखिए समय तो ये सब कुछ समय ही समय है। ठीक है भाई, घंटा है, मिनट है, सेकेंड है और ये जो है मिली सेकेंड है। लेकिन जो समय की MKS पद्धति में जो मात्रक होता है जिसको हम लोग ऐसा ही मात्रक कहते हैं, वो क्या है, समय को हमेशा हम लोग सेकंड में लेते हैं। ठीक है, अगर किसी इस मिनट में भी दिया हुआ है तो हम क्या करते हैं, उसे सेकंड में बदलते हैं। तो जो समय की इकाई है वो हम लोग कह सकते हैं कि भाई जो है वो यहाँ पे क्या हो जाएगी, कहेंगे सेकंड हो जाएगी। अगर हमें घंटा दिया जाएगा, मिनट दिया जाएगा तो हम उसे सेकंड में परिवर्तित करते हैं। तो हम आगे फिजिक्स में ढेरों प्रश्न इस तरीके के होते हैं, उन्हें सॉल्व किया जाता है। तो समय की इकाई क्या है, MKS पद्धति में। MKS क्या है, मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति उसे कहते हैं। दूसरी एक और पद्धति होती है जिसको हम लोग CGS बोलते हैं, उसको सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, इसमें भी देखिए सेकंड आ गया। एक और सिस्टम है जिसको हम लोग कहते हैं ब्रिटिश सिस्टम। ठीक है, तो उसका नाम है FPS। देखिए उसमें भी ऐसा आ गया, F का मतलब फुट पाउंड सेकंड, तो MKS मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम, CGS सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम और फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम FPS। तो ये जो MKS होता है यही हम लोगों का हम लोग कहें इसे SI यूनिट भी कहते हैं, सिस्टमा इंटरनेशनल डी यूनिट्स इसे कहा जाता है। ये सर्वमान्य है, उसके आधार पे बाकी तो तीनों पद्धतियों में इसको सेकेंड ही माना गया है। MKS को हम मान के ये बात कह रहे हैं। ठीक है, तो सेकेंड हो गया। ठीक, आगे हम लोग चलते हैं, अगला प्रश्न ले लेते हैं। चुंबकीय प्रेरण का मात्रक क्या है? तो देखिए अगर कहा जाए ल्यूमिनस इंटेंसिटी का जो मात्रक होता है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी उसको कैंडेला कहते हैं। लेंस का पावर डायोप्टर कहते हैं। पॉइस जो है, पॉइस की बात करें तो ये किसका, श्यानता का मात्रक होता है। विस्कोसिटी, तो यूनिट ऑफ विस्कोसिटी इज पॉइस। यूनिट ऑफ लेंस पावर, तो पावर की जो अगर हम लोग कहें क्या यूनिट होती है तो डायोप्टर में मापी जाती है। कैंडेला किसकी यूनिट है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की यूनिट कैंडेला होती है। तो जो बचा वही है। टेस्ला एक बहुत अच्छा, जितने भी यूनिट्स बनाए गए हैं वो सभी जो है वैज्ञानिकों के नाम पे ही आधारित हैं। जैसे न्यूटन है, कोई भी नाम लीजिए आप, पास्कल लीजिए, पास्कल ने कैलकुलेटर बनाया, न्यूटन ने देखिए कितना ग्रेविटेशनल लॉ दे दिया। ऐसे टेस्ला ने भी इस पे बहुत काम किया है। जिस क्षेत्र में जिस वैज्ञानिक ने जो महत्वपूर्ण काम किए उसको सम्मान देने के लिए उनका यूनिट डिज़ाइन कर दिया गया। हमारे देश में जितने भी महापुरुष हुए हैं जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम से लेकर हमारे देश में अच्छे काम किए हैं, हम क्या करते हैं, योजनाओं का नाम उसके नाम पे रख देते हैं। हमारे जो योजनाएं हैं साथ साथ आप शहरों के गलियों के और उनके चौराहों के नामकरण कर दिए जाते हैं, जिससे कि लगातार लोग उनको याद करते रहें, तो वो कहीं उनको उनकी वैल्यू
को हम लोग लगातार समझते भी रहे कि इन्होंने अच्छा काम किया। देखिए मैडम क्यूरी हैं, उन्होंने भी जो है 2 बार नोबेल पुरस्कार पाया। और क्यूरी किसका मात्रक है? कहेंगे रेडियो एक्टिविटी का। रदरफोर्ड वो भी उनका मात्रक। बैकुरल ने रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी, वो भी उनका मात्रक है। तो ये सब मात्रक जो है उन्हीं क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए बनाए जाते हैं। ठीक, तो ये समझ में आ गया। श्यानता का मात्रक पॉइस होता है और लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। और उसके बाद जो है हम लोग कैंडला, ये ल्यूमिनेसेंट। चलिए हम लोग एक नया प्रश्न ले लेते हैं। तो देखिए ये प्रश्न है, 1 वाट घंटा किसके बराबर होता है? तो इसमें जो है देखिए वैल्यू लिखी हुई है। अगर हम लोग कहें 1 वाट घंटे की बात करें तो घंटे और 1 वाट सेकंड, कितनी ऊर्जा कितने सेकंड में बह रही है, तो उसको वैल्यू को अगर हम निकालें तो 1 वाट घंटा की वैल्यू देखिए, इसको सेकंड में अगर कन्वर्ट करें तो 60 मिनट 1 घंटे में होते हैं, उसमें 60 सेकंड होते हैं। तो 1 वाट की वैल्यू जो है ये वैल्यू हो गई और यहाँ से आ गया 3600 जूल की वैल्यू हो जाती। वाट सेकंड को हम लोग जूल बोल देते हैं। ठीक है, तो वाट को सेकंड में कन्वर्ट करना था, बहुत आसान था। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई? हम लोग कहें 3600 जूल की वैल्यू हो गई। ठीक है, तो अगला प्रश्न ले लेते हैं हम लोग। दूध की शुद्धता मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयुक्त किया जाता है? तो दूध की शुद्धता मापने के लिए ये तो हर एग्ज़ाम में पूछा गया है, ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं जहाँ पे ये ना क्वेश्चन ना आया हो। तो दूध की शुद्धता मापने के लिए लैक्टोमीटर का उपयोग करते हैं। लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जाती है। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। हाइड्रोमीटर से जो अपेक्षित घनत्व होता है, रिलेटिव डेंसिटी, वो मापा जाता है। और हाइग्रोमीटर से ह्यूमिडिटी, आर्द्रता की माप की जाती है। तो दूध की शुद्धता के लिए लैक्टोमीटर, दूध की मिठास लैक्टोज के कारण, दूध की सफ़ेदी केसीन प्रोटीन के कारण, दूध जो खराब हो जाता है तो उसमें कौन सा एसिड? लैक्टिक एसिड। तो ये सब चीज़ें आप इनको रिवाइज करते रहें और उससे हम लोगों का भाई देखिए फ़ायदा मिलता है। तो अगला प्रश्न ले लेते हैं हम लोग। रेडियो, देखिए अभी हम लोग बात कर रहे थे रेडियो धर्मिता मापी जाती है या रेडियो धर्मिता किसमें मापी जाती है। तो एक रेडियो और धर्मिता की इकाई अलग है। क्यूरी, रदरफोर्ड, बैकुरल उसके मात्रक होते हैं, लेकिन इसको मापने के लिए या इसको जांचने के लिए कि यहाँ रेडियो एक्टिविटी है तो वहाँ पे गाइगर मुलर काउंटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो गाइगर मुलर काउंटर के द्वारा रेडियो धर्मिता जो है वो मापी जाती है। चलिए, तो इसका आंसर क्या हो गया? हम लोग कहें गाइगर मुलर काउंटर, रेडियो धर्मिता मापी जाती है। अगर कहा जाए इसकी पहचान की जाती है, सही शब्द ये होगा, रेडियो धर्मिता की पहचान गाइगर मुलर काउंटर से की जाती है। रेडियो धर्मिता की खोज बैकुरल ने की थी, हेनरी बैकुरल साहब ने। रेडियो धर्मिता की जो मात्रक होते हैं वो बैकुरल है, क्यूरी है, रदरफोर्ड है। ठीक है, तो हम लोग अगला प्रश्न ले लेते हैं। देखिए यहाँ से, ध्वनि का किस माध्यम से गमन नहीं हो सकता है? ध्वनि जो है किस माध्यम से गमन नहीं कर सकती है? तो देखिए पानी में हम लोग कहें इसकी वैल्यू अच्छी खासी हो जाती है। ठीक है, 1500 के आसपास इसकी जो है मीटर पर सेकंड चाल हो जाती है। इस्पात में तो 6000 मीटर पर सेकंड के आसपास हो जाती है। हवा में 332 होती है। तो निर्वात में ये जो है गमन नहीं कर सकती, ध्वनि जो है वो निर्वात में गमन नहीं कर सकती, क्योंकि ये कैसी तरंग है? हम लोग कहें कि ध्वनि जो होती है वो अनुदैर्ध्य तरंग होती है। तो अनुदैर्ध्य या हम कहें कि इसको यांत्रिक तरंग भी बोलते हैं। ठीक है, तो यांत्रिक तरंग होने के लिए प्रकाश है, अयांत्रिक तरंग है वो निर्वात में गमन कर जाता है। लेकिन ध्वनि जो है वो यांत्रिक है, मैकेनिकल वेव है, इसके लिए किसी न किसी माध्यम का होना अति आवश्यक होता है। ध्वनि निर्वात में नहीं। जैसे कि हम लोग चंद्रमा पे पहुँचे तो वहाँ पे पास खड़े होकर भी बात करने की कोशिश करें तो हम बात नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ कोई मीडियम नहीं, इन्वायरमेंट है नहीं, तो हम लोग एक दूसरे की बात को नहीं सुन पाएंगे। तो ये अगर कहा जाए कि भाई हम लोग कैसे एक दूसरे की बात सुनने के लिए, बात करने के लिए सैटेलाइट फ़ोन का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए अगला हम लोग ले लेते हैं। सबसे कम तापमान जिस पर कोई पदार्थ आग पकड़ता है उसे क्या कहते हैं? देखिए आग पकड़ने वाला जो अगर सबसे कम तापमान जो है जिस पर कोई पदार्थ आग पकड़ लेता है उसे क्या कहते हैं? देखिए गलने वाला गलनांक कहलाता है, उबलने वाला क्वथनांक कहलाता है, जमने वाला हिमांक कहलाता है। तो जो बचा वो आग पकड़ा दीजिए। ठीक है, तो हम लोग कहें प्रज्वलन वाला हो जाएगा। तो प्रज्वलन तापमान जो है इसी से हम लोग कहते हैं कि भाई यहाँ से वह तापमान जिस पर कोई पदार्थ आग पकड़ लेता है, मतलब जलने लग
लगता है। ठीक है, अगला हम लोग प्रश्न ले लेते हैं। भाषा से ही समझ में आ रहा था। लाल गुलाब को जब नीले फिल्टर से देखा जाता है तो वो कैसा दिखाई देगा। देखिए लाल गुलाब है, उसके अंदर ये खूबी है, वो लाल रंग को ही परावर्तित करेगा। जब उस पर लाल प्रकाश पड़ेगा तभी वो लाल प्रकाश को परावर्तित करेगा, लेकिन नीला प्रकाश अगर आप डाल देंगे तो वो नीले प्रकाश को पूरा अवशोषित कर लेगा। जब पूरा प्रकाश अवशोषित हो जाएगा, कोई प्रकाश परावर्तित नहीं होगा, तो वो वस्तु हमेशा काली दिखती है। ठीक है, तो नीले फिल्टर में लाल गुलाब हमेशा काला दिखेगा। ठीक है, अगला प्रश्न ले लेते हैं हम लोग। पर्दे पर जब उत्तल लेंस द्वारा अगर हम लोग कहें कि वस्तु की वास्तविक आकृति बनती है, यदि उत्तल लेंस के ऊपरी भाग को अपारदर्शी कागज से ढक दिया जाए तो उसकी छवि पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए ऑप्टिक्स से संबंधित एक प्रश्न है। तो वस्तु में केवल निचले भाग की छवि प्राप्त होगी? नहीं। वस्तु के केवल ऊपरी भाग की छवि प्राप्त होगी? नहीं, कोई भी छवि प्राप्त नहीं होगी। वस्तु की पूर्ण छवि प्राप्त होगी, परंतु उसकी तीव्रता कम हो जाएगी। सही आंसर ये है। ऐसा नहीं है कि अगर आपने ऊपर जो है कागज लगा दिया या अपारदर्शी कोई माध्यम लगा दिया, उत्तल लेंस है, तो उससे प्रतिबिंब नहीं बनेगा, बनेगा, लेकिन क्या है कि उतनी तेजी से रेज निकल नहीं पाएंगी, तो तीव्रता कम हो जाएगी। तो ये सही आंसर है। ठीक है, तो उत्तल लेंस जो है अगर हम उसके आधे भाग को अपारदर्शी माध्यम से ढक दें तो प्रतिबिंब पूरा बनेगा, लेकिन उसकी तीव्रता कम हो जाएगी। चलें अगला प्रश्न ले लें हम लोग। सूर्य छतरी के लिए उत्तम रंग कौन से होते हैं? जब देखिए अगर हम लोग छतरी की बात करते हैं तो इस तरीके की, भाई अगर हम लोग कहें तो ये छतरी की बात करते हैं तो यहाँ पे कोई व्यक्ति अगर खड़ा है छतरी लेके, ठीक है, तो वो अंदर से जो है जो रंग है वो क्या रहे, वो रहे ब्लैक। ठीक है, वो क्या करेगा, जो अंदर की तरफ ऊष्मा आ जाएगी तो ये ब्लैक जो कलर होता है ये उसे अवशोषित कर लेगा, और ऊपर की तरफ रहे वाइट। ये होना चाहिए जो सूर्य की छतरी, मतलब सूर्य से बचने के लिए जो छतरियों का उपयोग किया जाता है उसमें अंदर ब्लैक ऊपर वाइट। ठीक है, इसमें देख लीजिए शीर्ष पर सफ़ेद हो भीतर की ओर काला हो, पहले ही ऑप्शन मिल गया। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है आपको, अब इससे क्या होगा, ऊपर अगर सफ़ेद होगा तो ये जितना भी प्रकाश इस पे पड़ेगा ये इसे परावर्तित कर देगा। सफ़ेद सतह ऊष्मा के अच्छे परावर्तक माने जाते हैं, काली सतहें ऊष्मा की अच्छी अवशोषक मानी जाती हैं। जितनी ऊष्मा है ये अवशोषित कर लेंगे। ठीक है, तो ये इस तरीके से ऊष्मा से रिलेटेड प्रश्न है। अगला हम लोग प्रश्न ले लेते हैं। किसका सबसे अधिक अपवर्तनांक होता है? तो देखिए वायु का अगर हम लोग कहें तो लगभग क्या 1.0 हो गया, जल का 1.3 होता है, कांच का 1.5 होता है, हीरे का 2.4 होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात की जा रही है तो सबसे ज़्यादा जो है अपवर्तनांक किसका कहेंगे, हीरे का। हीरा इसीलिए प्रकृति का सबसे कठोरतम पदार्थ होता है। हीरे का अपवर्तनांक 2.4 सबसे अधिक होता है। इसका क्रांतिक कोण भी 24 डिग्री होता है। और अगर कहा जाए हीरा जो है, इसकी जो सतह होती हैं उनसे प्रकाश पूरी तरीके से परावर्तित हो जाता है। हीरा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के द्वारा चमकता है। ठीक है, TIR के द्वारा चमकता है। चलिए अगला प्रश्न ले लेते हैं। गैसों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए इसमें भी थोड़ा सा लॉजिकल प्रश्न है आपका। तो देखिए गैसों से संबंधित क्या है, तो देखिए जो ठोस होते हैं उनका आकार और आयतन निश्चित होता है। द्रव का जो है अगर कहा जाए आकार अनिश्चित है, आयतन निश्चित, इसका कुछ भी निश्चित नहीं होता है। तो जहाँ जहाँ अनिश्चित लिखा हो या निश्चित नहीं लिखा हो वो सही हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग ऑप्शन पढ़ते हैं, उसके आधार पर बताते हैं क्या होगा। गैसों का एक निश्चित आयतन और एक निश्चित आकार होता है? नहीं, ये ठोसों का होता है। गैसों का ना तो निश्चित आयतन होता ना ही इनका निश्चित आकार होता है। बिल्कुल सही। गैसों का निश्चित आयतन होता है लेकिन इसका आकार निश्चित नहीं होता है। ये द्रव के लिए सही, तो ये द्रव हो गया, ये ठोस हो गया। ठीक है, और ये गैस की बात हो गई, और गैसों का निश्चित आकार होता है लेकिन आयतन निश्चित नहीं होता है, तो ये भी कोई बात नहीं हुई। तो ये हमें मिल गया, गैसों का ना तो निश्चित आयतन होता है ना ही इनका निश्चित आकार होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें। अगला प्रश्न ले लेते हैं।
नाइट्रिक अम्ल किस धातु पे बेअसर हो जाती है? इस पे बेअसर हो जाती है तो देखिए यहाँ पे अगर हम लोग कहें कॉपर है, ये Au है, ये Ag है, ये Ni है, निकल है। तो Ag को अर्जेंटम कहते हैं, Au को आरम कहते हैं, सोना है, ये क्यूप्रम है, ये तांबा है, निकल को हम लोग भाई निकल कह देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके के 4 तो धातुएं हैं। इसमें से सबसे अच्छी जो हम लोग नोबल मेटल की बात करें वो सोना है। सोना जो है वो नोबल मेटल है। किसी से अगर ये शुद्ध, देखिए ये पहली बात तो ये मुक्त अवस्था में मिलता है और ये किसी से कोई क्रिया नहीं करता है। ठीक है, तो नाइट्रिक अम्ल से सोने की धुलाई करके उसकी सफाई की जाती है, क्योंकि उससे ये क्रिया नहीं करेगा, इस वजह से ऐसा होता है। ठीक है, तो सोना शुद्ध, इसीलिए तो उसको नोबल कहते हैं। नोबल उसी व्यक्ति को कहा जाता है जो छोटी मोटी दिक्कतों को न्यूट्रलाइज कर ले, उनके साथ कोई जो है वो क्रियाकलाप ना करे। ठीक है, तो वही है, ये नोबल मेटल है। ये भी चांदी भी नोबल मेटल होती है तो हम लोग कहेंगे, लेकिन ये ज़्यादा सही है ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न ले लेते हैं। ऑक्सीजन की खोज जो है किसने की थी? तो देखिए ऑक्सीजन की खोज जो है वो शीले एंड प्रिस्टले ने की थी। ऑक्सीजन जो है वो खोज किसने की है? तो भाई ये, अब यहाँ पे नाम इनमें से भाई प्रिस्टले आ गया तो प्रिस्टले सही हो गया। ठीक है, और ऑक्सीजन का नामकरण किसने किया है? वो लैवोसिए ने किया है। ठीक है, ऑक्सीजन का नाम लैवोसिए ने दिया है, जिन्हें हम लोग रसायन विज्ञान का जन्मदाता कहते हैं। और शीले एंड प्रिस्टले ने ऑक्सीजन की खोज की है। ऑक्सीजन हमारे शरीर के लिए बहुत ही उपयोगी, हर कोशिका में ऑक्सीजन की डिमांड रहती है। हम लोग जब सांस लेते हैं तो हीमोग्लोबिन उसके साथ अस्थायी बंध बना के उसे सब कोशिकाओं तक पहुंचाता है, जिससे वहां पे श्वसन क्रिया हो पाती है और कार्बनिक पदार्थ इसी की उपस्थिति में टूटता है, जिससे हमें एटीपी बनता है और उससे हमें ऊर्जा मिलती है। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं। अगर ऑक्सीजन हमें ज़रा देर भी ना मिले तो हम लोग वहाँ पे जो है जीवित रहना मुश्किल हो जाता है। ऐसा प्रयोग इन्होंने किया था। उन्होंने एक जार लिया, उसमें एक पौधे को रख दिया तो वो मुरझा गया। एक जार लिया, उसमें चूहे को रख दिया, वो भी बेहोश हो गया। दोनों को एक साथ रख दिया, दोनों खुश हो गए। कहने का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड चूहे ने छोड़ी, पौधे ने कार्बन डाइऑक्साइड ले ली, उसने ऑक्सीजन बना के चूहे को दे दिया, दोनों मस्त। तो यही चीज़ें हैं। तो इन्होंने प्रयोग करके बताया था प्रिस्टले साहब ने कि पौधे उसको, उस जो गैस है, मतलब मनुष्य के लिए या जीवधारियों के लिए एक गैस है जिसकी आवश्यकता होती है, पौधे उसे निकालते हैं और मतलब जीवधारियों के लिए वो गैस श्वसन में मदद करती है। तो यही प्रयोग करके उन्होंने बताया था। आगे चल के इसका नाम जो है ऑक्सीजन वो लैवोसिए ने रखा था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न ले लेते हैं। देखिए लॉफिंग गैस की बात करें तो लॉफिंग गैस भाई हंसने वाली गैस है। ये नाइट्रस ऑक्साइड हम लोग कहते हैं इसे। इसको एक बार व्यक्ति अगर सूंघ ले तो वो हंसता रहता है। ठीक है, तो भाई नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन से बनी हुई नाइट्रस ऑक्साइड, उस गैस का नाम ही है नाइट्रस ऑक्साइड। N2O जो है इसका नाम होता है। ठीक है, लॉफिंग गैस इसे कहते हैं। देखिए हीलियम जो है वो अक्री गैस, सबसे हल्की अक्री गैस। हीलियम ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस, सबसे हल्की गैस ब्रह्मांड की, और भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन। नियॉन जो है वो हम लोग कहें जो रात में चमकने वाले एडवर्टाइजिंग जो बोर्ड होते हैं, साइनिंग बोर्ड्स होते हैं, उसमें ये गैस हम लोग भरते हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न हो गया। अगला प्रश्न ले लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ठोस अवस्था में, देखिए लिक्विड फॉर्म में होता है क्लोरोफॉर्म। इसको कोई व्यक्ति सूंघ लेता है तुरंत जो है बेहोश हो जाता है। ठीक है, इथाइल अल्कोहल शराब को कहते हैं। इसको हम लोग भाई देखिए जो भी ब्रांड आप इस्तेमाल करते हो तो आप देख लीजिए, उसमें हम लोग समझ सकते हैं इथाइल अल्कोहल क्या है, एक शराब है। ठीक है, बियर में कम होता है, विस्की में ज़्यादा होता है। तो इस तरीके से जो है एथिल अल्कोहल होता है। लिक्विड ईथर भी लिक्विड स्टेट में मिलता है। ठीक है, तो यहाँ आइडोफॉर्म जो लिखा हुआ है ये ठोस अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, तो कौन सा ठोस अवस्था मिलता है, आइडोफॉर्म की बात हम लोग कर रहे थे। ठीक है, अगला प्रश्न ले लेते हैं। C2H, देखिए अगर हम लोग ऐसे लिखें, अब ये देखिए कितने, ये जितने भी हैं 1 2 3, और अगर कहा जाए कि 1 2 3 देखिए तो 6, इसमें 2 कार्बन है और H6 है, सब सिंगल बॉन्ड है, तो इनको कह देते हैं एल्केन। इनको क्या कह देते हैं, एल्केन। मतलब कि ये एल्केन है, यहाँ पे एल्केन। सब सिंगल बॉन्ड होने पर कार्बन कार्बन के बाद सब सिंगल बॉन्ड हो जाए। कार्बन की 4 वैलेंसी सेटिस्फाइड हैं, सब वैलेंसी सेटिस्फाइड हैं, तो हम लोग इसे एल्केन कह देते हैं। ठीक है, अगर कहा जाए कि यहाँ पे अगर ये कार्बन की अगर हाइड्रोजन
हाइड्रोजन की संख्या कम करेंगे, 4 कर देंगे तो इस तरीके का बॉन्ड हो जाएगा। देखिए इस तरीके का, देखिए तब भी कार्बन की 4 वैलेंसी क्लियर हो गई, तो इसको एल्कीन कह देते हैं। और जब अगर हम और इससे कम कर दें हाइड्रोजन की तो इस तरीके का बॉन्ड हो जाएगा, अब एक ही हाइड्रोजन लग पाएगा तो इसे एल्काइन कहेंगे। ये एल्कीन है, ये एल्काइन है, ये एल्केन है, ठीक है। तो ये चीज़ें रहती हैं। अगला प्रश्न हम लोग ले लेते हैं। देखिए हृदय रोग के अध्ययन को हम लोग कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं और नेत्र को ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कहा जाता है। और उसके बाद अगर कहा जाए कि अस्थि को आर्थोपेडिक्स बोलते हैं। हम लोग क्या कहते हैं? आर्थोपेडिक्स। पीडियाट्रिक्स शिशु रोग से संबंधित होता है, उसे पीडियाट्रिक्स कहते हैं। ये आर्थोपेडिक्स, ये कार्डियोलॉजिस्ट, ये ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। और पीडियाट्रिक्स शिशु रोग से संबंधित है और अस्थि से हम लोग आर्थोपेडिक्स बोलते हैं, ठीक। अगला प्रश्न ले लेते हैं हम लोग। पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को पर्याप्त मात्रा में खाना चाहिए, ठीक है। इसमें कौन सा कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा मिलेगा? तो देखिए प्रोटीन का, मछली प्रोटीन का स्रोत है, गाजर में बीटा कैरोटीन है, फाइबर ज़्यादा है, बीटा कैरोटीन वगैरह है, प्रोटीन नहीं सब्जी है तो इसमें प्रोटीन और शुगर की मात्रा कम, मांस है इसमें भी प्रोटीन ज़्यादा है, ठीक है। तो चावल जो है इसमें सबसे ज़्यादा जो है शर्करा होती है। चावल मतलब कौन सा अनाज है इसमें सबसे ज़्यादा शर्करा होती है? तो कहेंगे चावल। कौन सी फसल है इसमें सबसे ज़्यादा शर्करा होती? तो आलू। इसीलिए डायबिटीज़ होने पर चावल और आलू को मना कर दिया जाता है, पर्याप्त मात्रा में इसमें शर्करा होती है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग ले लेते हैं। अनुलेखन के दौरान डीएनए का वह स्थान जहां आरएनए पॉलीमरेज जुड़ता है कहलाता है। तो उसको हम लोग कहें जहाँ पे अगर इस तरीके का डीएनए से आरएनए बनने की जो बात की जा रही है तो जहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज जुड़ता है उसे प्रोमोटर कह देते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया? प्रोमोटर हो गया, ठीक है। जहाँ पे आरएनए, देखिए अगर कहा जाए डीएनए होता है, डीएनए से अगर हम लोग क्या बनाते हैं? मैसेंजर आरएनए बनता है और मैसेंजर आरएनए से क्या बनता है? प्रोटीन बनती है, ठीक है। और इसी को कहते हैं सेंट्रल डोग्मा कह देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया? प्रोमोटर जो है अनुलेखन के दौरान डीएनए का वह स्थान जहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज जुड़ता है तो उसे प्रोमोटर कहा जाता है, प्रोमोटर, ठीक है। अगला प्रश्न ले लेते हैं हम लोग। हसिया, इसे सिकल सेल एनीमिया कह देते हैं। तो सिकल सेल एनीमिया में फोलिक अम्ल की कमी के कारण, देखिए ये एक एनीमिया होती है जिसको, इसमें जो आरबीसी होती है वो हम लोग कहें कि वो हीमोग्लोबिन जो होता है वो हसिया आकार बना लेता है। तो इसमें जो है लाल रुधिरणियों की उत्पत्ति के कमी के कारण नहीं, ये नहीं हो सकता। लौह की कमी के कारण ये भी नहीं, फोलिक नहीं, ठीक है। तो देखिए ये सही हो गया। हीमोग्लोबिन की असामान्य स्तरों के कारण हीमोग्लोबिन का जो स्ट्रक्चर होता है वो सिकल सेल मतलब हंसिया के आकार का हो जाता है। एक उसकी जो चेन होती है उसमें जो है कुछ जो परिवर्तन होते हैं जिसके कारण हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर इस तरीके से हंसियाकार हो जाता है। तो ये सिकल सेल एनीमिया किसके कारण? हीमोग्लोबिन की संरचना में परिवर्तन हो जाने के कारण ये बीमारी होती है, ठीक है। अगला ले लेते हैं हम लोग। देखिए रेगिस्तान का जहाज, ये तो बहुत जनरल साइंस में बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। रेगिस्तान का जहाज हम लोग किसे कहते हैं? कहेंगे ऊँट। देखिए रेगिस्तान में और कोई जानवर नहीं दौड़ पाएगा लेकिन ऊँट दौड़ लेते हैं, क्योंकि ऊँट के पैर के नीचे भी गद्दी जैसी संरचना पाई जाती है जिससे बालू में वो धंसते नहीं हैं और आराम से दौड़ते चले जाते हैं। दूसरी चीज़ सर्वाइवल के लिए इनको इनके पास जो है भाई इनके पेट में ढेर सारे वाटर पैकेट्स होते हैं जो क्या करते हैं कि पानी भी अच्छी मात्रा में ये अपने सुरक्षित रख लेते हैं और ये पानी बगैर बहुत कम पानी अवस्था में भी ये सरवाइव कर लेते हैं। तो यही रेगिस्तान का जहाज क्या है? कहेंगे ऊंट है भाई, ठीक है। अगला प्रश्न ले लेते हैं हम लोग। निम्नलिखित पशुओं में से कौन सा पशु स्तनधारी प्राणी का समूह नहीं है? देखिए कंगारू स्तनधारी है, हिप्पोपोटामस इसे दरियाई घोड़ा कहते हैं, ये भी स्तनधारी है। स्तनधारी वे प्राणी होते हैं जिनका हृदय 4 कोष्ठक का बना होता है, जो बच्चे पैदा करते हैं और समतापी प्राणी होते हैं। बस इतने पॉइंट्स पे आप तुरंत इनको अलग कर सकते हैं। अच्छा जो बचा ये स्कोलियोडॉन, ये क्या है भाई? ये कहेंगे कि भाई दूसरे वर्ग से ताल्लुक़ रखता है, ये एम्फीबिया वर्ग से आता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे? स्तनधारी वर्ग में ये हो गया, तो ये हम लोग ये स्तनधारी नहीं है, ये दूसरा प्राणी है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से दूसरा प्रश्न लेते हैं। एक ही समय दोनों तरफ कौन सा प्राणी देख सकता है? तो बताएं।
कौन सा प्राणी जो है दोनों तरफ देख सकता है, मतलब कि आगे पीछे दोनों तरफ देखने की बात की जा रही है। तो एक प्राणी अगर हम लोग कहें जो गिरगिट है उसकी आँख जो है वो बिल्कुल ऊपर की तरफ शरीर के ऊपरी हिस्से पे होती है, तो पता चला कि वो पूरा आगे भी पीछे भी समान रूप से देख लेता है। ठीक है, तो गिरगिट सही हो जाएगा इसमें। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं हम लोग। भोजन को चबाने वाले दांत, तो देखिए दांतों की बात करें तो यहाँ से देखिए 2 दांत जो है वो इंसीजर होते हैं और किनारे का दांत जो है कैनाइन होता है। 2 दांत इनको हम लोग कह देते हैं प्री मोलर, और पीछे के जो 3 दांत हैं इनको मोलर कहा जाता है। इनको कहते हैं, आगे वाले को कहते हैं हम लोग जो है कृंतक, और फिर इसको कहते हैं हम लोग जो है रत्नक, और फिर अग्रचवर्णक चवर्णक। ठीक है, तो कृंतक ये होते हैं इंसीजर, और ये जो है इनको कैनाइन कहते हैं। ये भाई बहुत फाड़ने वाले, बहुत नुकीले दांत होते हैं। तो चबाने वाले ये 5 हैं, इधर भी 5, ऊपर भी 5 होंगे, 20 चबाने वाले दांत होते हैं। तो भोजन को चबाने वाले दांत कौन से प्रकार के हो गए? तो चवर्णक दांत हो गए। ठीक है, छेदक और अदनक और दूध के दांत की संख्या कितनी है? तो 20 होती है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं हम लोग, और चबाने वाले दांत की संख्या भी 20 होती है। चलिए अगला प्रश्न ले लेते हैं। निम्नलिखित अंगों में से कौन सा अंग पित्त रस का स्राव करता है? देखिए पित्त रस जो है बनाता कौन है? कहेंगे यकृत। स्टोर कहाँ होता है? कहेंगे पित्ताशय में। पित्त रस में कोई पाचक एंजाइम नहीं होते हैं, लेकिन पित्त रस वसा के इमल्सिफिकेशन में मदद करता है, और पित्त रस में बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन नामक रसायन पाए जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न ले लेते हैं हम लोग। मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहा जाता है? तो मानव शरीर के प्लीहा भाग में, प्लीहा अंग है जिसको हम लोग स्प्लीन कहते हैं, इसमें 350 ml ब्लड हमेशा सुरक्षित रहता है, संचित रहता है, इसीलिए इसे हम लोग ब्लड बैंक कहते हैं। तो मानव शरीर के किस अंग को ब्लड बैंक कहा जाता है? तुरंत कहेंगे प्लीहा, स्प्लीन। ठीक है, तो ये सही हो गया। अगला प्रश्न हम लोग जो है ले लेते हैं। आर्थोपेडिक्स, जिस प्रकार हड्डियों से, देखिए आर्थोपेडिक्स हड्डियों से संबंधित है, और किरापडिस्ट, अब देखिए अगर किरापडिस्ट की बात की जा रही है वो किससे संबंधित होगा? तो देखिए पेडिस्ट, तो पेडिस्ट यहाँ भी है, तो है तो वो हड्डी से ही, लेकिन पैर की हड्डी से है, मतलब पाँव से संबंधित है। ठीक है, तो ये सही हो गया। जहाँ पे पेडिस्ट मिल जाए समझ जाइए कि भाई जो हड्डियों से संबंधित है, पाँव से। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न ले लेते हैं। थायराइड ग्रंथि के सामान्य कामकाज के लिए निम्नलिखित पोषक तत्वों में कौन सा? ये तो बहुत बार ये भी आ चुका है कि थायराइड ग्रंथि में थायरॉक्सिन नामक हार्मोन बनता है, जो आयोडीन की उपस्थिति में ही बनता है। आयोडीन समुद्री भूरी शैवाल लैमिनेरिया से निकाला जाता है, और आयोडीन की कमी हो जाने पर हम लोग कहें घेंघा रोग हो जाता है, क्योंकि ये थायराइड ग्रंथि फूल जाती है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं हम लोग। उस पदार्थ का नाम बताएं जो त्वचा और बालों को रंग देता है। बहुत आसान प्रश्न है, मेलानिन। ठीक है, त्वचा में जो रंग है वो मेलानिन की उपस्थिति के कारण होता है। मेलानोसाइट सेल होती हैं, उनमें ये पिगमेंट भरा होता है। हम ज़्यादा देर तक धूप में रहें तो ये मेलानिन ज़्यादा बन जाता है, क्योंकि सूर्य से आने वाली अल्ट्रा वायलेट बी प्रकार की तरंगे शरीर में प्रवेश ना कर पाएँ, इसलिए उन्हें रोकने के लिए स्किन थोड़ी डार्क हो जाती है। उसे हम लोग जैसे कि कहते हैं सन बर्न भी कह देते हैं। ठीक है, और उससे बचने के लिए आजकल क्रीम आगने लगी हैं, लोग बाहर निकलते हैं तो वो इसको क्रीम लगा लेते हैं कि भाई उनकी स्किन डार्क ना हो। ठीक है, तो मेलानिन जो है त्वचा का रंग निर्धारित करता है। ठीक है, जो सांवले ज़्यादा उनसे मेलानिन ज़्यादा, और उनको कैंसर की संभावना भी कम। जो गोरे उसमें मेलानिन कम, उनको कैंसर की संभावना भी ज़्यादा। ठीक है, हाँ बस भाई आज का ये सेशन यहीं तक। 30 प्रश्नों की एक श्रृंखला थी। सामान्य विज्ञान में ये यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम में विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। इनके रिवीजन से आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा ज़रूर होगा। आप इनको वीडियोज़ को सुने। मैंने इससे पहले कई और वीडियोज़ डाल रखे हैं, जनरल साइंस के हैं, स्टैटिक जीके के हैं, पर्यावरण के हैं, जलवायु परिवर्तन से संबंधित। तो उन सब को जो है लिंक पे आप जाएं। टेलीग्राम हमारा ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे जो है समय समय पे हम लोग जो है एक दूसरे से संवाद स्थापित कर पाएंगे। ठीक है, भविष्य में और हम अच्छे वीडियोज़ बना के आप लोगों के लिए जो है उपलब्ध कराएंगे। अभी और भी टॉपिक हैं जिन पे अभी डिस्कशन बाकी है, अभी समय कम है, और आने वाले दिनों में अगर हमें मैराथन क्लास भी चलानी है, लेकिन वही है कि हम लोग अभी लाइव जो है होने में थोड़ी सी दिक्कतें हैं। जैसे ही हम लोग लाइव सेशन शुरू करेंगे तो ढेर सारे क्वेश्चन लेके आएंगे मैराथन क्लास में, आप लोगों के लिए वो बहुत लाभकारी होंगे। ठीक है, तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, और हम लोग फिर कल मिलते हैं दूसरे वीडियो में। और बस आप सब लोग खूब पढ़ते रहें, अपना
ख्याल रखें। बस धन्यवाद।